क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि श्री जयराम हैज ए हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन रेजिडेंस। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे काम की बात है, ओन रेजिडेंस के लिए काम में रहे। ठीक है, आगे लिखा है फॉर 9 मंथ्स, 9 महीने के लिए ओन रेजिडेंस के लिए काम में ले रहे हैं। एंड 3 मंथ्स द प्रॉपर्टी वाज वेकेंट, मतलब खाली थी। समझे? आगे लिखा है ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू है 6 लाख रुपए, फेयर रेंट है 5 लाख रुपए, स्टैंडर्ड रेंट है 4 लाख रुपए, और उन्होंने रिपेयर मेंटेनेंस के लिए 10,000 रुपए का खर्चा किया है। साथ ही साथ उन्होंने 5,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स भी पे किया है। कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केसेज। मतलब ये जो केस है ये सारे इंडिपेंडेंट केस है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, सारे अलग अलग केसेज हैं। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कब आती है? जब हम कहां तक पहुंच चुके होते हैं? क्या हम एनएवी तक पहुंचने के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन आती है? बोलो, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन एनएवी पे पहुंचने के बाद आती है? यस। तो सबसे पहले तो इसकी एनएवी निकालते हैं। बोलो एनएवी कितनी होगी? इस हाउस की एनएवी कितनी होगी? क्या लगता है आपको? जल्दी बोलो। नवीन कह रहे हैं 4 लाख रुपए, और बोलो। नवीन कह रहे हैं 4 लाख रुपए, और बोल दो भाई। दीपक कह रहे हैं 3,95,000। रिया भी ये कह रहे हैं, और चलिए मैं कह रहा हूं नील। वाई? हमें लिखा है कि प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर ओन रेजिडेंस। 9 महीने तो ओन रेजिडेंस है, 3 महीने अनयूज्ड है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या लेट आउट प्रॉपर्टी है? पहले तो ये बताओ, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या लेट आउट प्रॉपर्टी है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर एनएवी क्या होगी? अब बताओ। एग्जामिनर मैंने कहा था ना, कंफ्यूज करने के लिए बहुत चीजें देगा। उसने म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कैलकुलेट करना ही है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, एचडी मिलेगी नहीं, सीधा सीधा लेस कर दो। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B में कवर होता है। कितना है? पहला केस क्या कह रहा है, सुनना आप ध्यान से। He borrowed 1 lakh rupees 12% simple interest on 17 August 1998 for the purchase of the house, and such amount as well as interest is still unpaid। मतलब इन्होंने 1 लाख का लोन लिया था 12% की रेट पे, और वो अमाउंट आज भी पेंडिंग है। तो मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करना है हमें? क्या इस क्वेश्चन में हमें प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्या? नहीं, नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि घर को बन के 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जब घर को बन के 5 साल से ज्यादा हो जाते हैं, सुन लो ध्यान से लॉजिक, जब घर को बन के 5 साल से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर प्री कंस्ट्रक्शन की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पहले जब कैलकुलेट किया होगा
उसकी डिडक्शन पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल मिल गई होगी। तो इसके अगले ईयर में जब कैलकुलेशन करेंगे तो फ्री की तो छूट मिलनी ही नहीं है, तो क्यों करें। इन्होंने लोन लिया था 1998 में, घर कब बना बताया नहीं है, तो उसी टाइम पे बन गया होगा, 1-2 साल में जो भी बना होगा। ठीक है, तो 5 साल इसके खत्म हो चुके हैं, इसलिए हमें सिर्फ पोस्ट की बात करनी है। अब आ जाओ, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना बनता है ये बता दो। फ्री का तो किस्सा खत्म हुआ, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बनता कितना है इसका। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बनता कितना है। बारह हजार, बिल्कुल। तो 12,000 की दे दें, कोई ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या कोई। बोलो जी, कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या। 12,000 की छूट देने में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं है। तो बस 12,000 की छूट दे दिया, हो गया काम खत्म। नेक्स्ट आ जाओ दूसरे केस पे, अब फटाफट करेंगे। दूसरा केस कह रहा है अमाउंट बोरो 10 लाख रुपीज एट द रेट 12% सिंपल इंटरेस्ट 17 अगस्त 1998 फॉर परचेज ऑफ हाउस एंड सच अमाउंट एज वेल इंटरेस्ट इज स्टिल अनपेड। बोलो इंटरेस्ट बनता कितना है, इंटरेस्ट बनता कितना है। बोलो जी, इंटरेस्ट बनता कितना है। बनता तो 1,20,000 है, पर डिडक्ट कितना होगा, 30,000। वेरी गुड, क्योंकि मैक्सिमम 30,000 ही होता ना अगर लोन 1999 से पहले का हो तो। नेक्स्ट आ जाइए तीसरे केस पे। 5 लाख का लोन लिया 1999 17 अगस्त को, डेट ध्यान रखना। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एचपी कंस्ट्रक्शन ऑफ विच कंप्लीटेड इन 2000 सच अमाउंट इज स्टिल अनपेड। बताओ बताओ जी, बनता कितना है। बनता है 60,000। क्या 60,000 पूरा दे दूं या रेस्ट्रिक्शन है। 60,000 पूरा दे दूं या रेस्ट्रिक्शन है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि 1999 के बाद का लोन है, और बाद वाले लोन को आप जानते हैं हम पूरा दे सकते हैं। ठीक है, 1.4, हाँ ठीक है। आगे लिखा है केस नंबर 4, ही बोरोड 20 लाख एट द रेट 18% फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एचपी विच वाज कंप्लीट 2000 स्टिल अनपेड। बोलो जी कितना बनता है। 3.6 बनता है। देंगे कितना, अलाउ कितना करेंगे, 2 लाख। बिल्कुल ठीक है। केस नंबर 5 पे आ जाइए। कंस्ट्रक्शन ही बोरोड 1,80,000 at 15% on 1st April 1998, ध्यान से सुनना, और फर्दर बोरो 10 लाख एट द रेट 10% ऑन 17 अगस्त 1999, मतलब 2 लोन लिए हैं। एंड सच अमाउंट इज स्टिल अनपेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 1 फरवरी 2000। तो देखो पहले लोन का बनता है 27,000, ठीक है, और दूसरे लोन का बनता है 1 लाख। क्या 1,27,000 बनता है टोटल। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लिमिट कौन सी लगाएं, पहले वाली या बाद वाली। तो एक लोन पहले का और एक लोन बाद का है, तो आप मैक्सिमम लिमिट लगाएंगे, मतलब आप 2 लाख की लिमिट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक लोन बाद का है इसलिए आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट केस नंबर 6,
He borrowed 5 lakh at the rate 12% on 1st April 2001 for repair of the property. कितना बनता है? 60,000। बोलो 60,000 पूरा दे दूं या कुछ लिमिट लगाऊं? 30,000 होगा। रीजन कि ये रिपेयर के लिए लोन है। वेरी गुड। लास्ट, ही बोरोड 1,80,000, मतलब कि 27,000 का इंटरेस्ट तो हो गया। आगे लिखा फर्दर बोरोड 20 लाख 14% के हिसाब से, तो 2,80,000 का और हो गया, तो टोटल 3,07,000। बोलो कितना अलाउ करूं? बस खत्म। बताओ जी कितना आसान है? बिल्कुल ठीक है। बताइए, इजी था? चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको, कुछ छोटे छोटे पॉइंट और बता देता हूं, तो फिर ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। कैसे हैं देख लीजिए। पहला लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी है मल्टीपल यूनिट्स। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मल्टीपल यूनिट हो तो क्या करें? कैसे? समझना ध्यान से। एक घर है आपके पास में और इस घर के 3 फ्लोर हैं, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। आपने ये तीनों फ्लोर खुद के रहने के लिए काम में ले रखे हैं, तो बताइए इन्हें 3 हाउस माना जाएगा या 1 हाउस माना जाएगा? इन्हें 3 घर मानेंगे या 1? ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है? 1 घर मानेंगे और सिंगल यूनिट के नाम पे इसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें बोला गया 1 घर टैक्स फ्री है, 2 घर टैक्स फ्री है, पर उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि घर की साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा एग्जांपल बोलता है कि यहाँ पे सेम घर है हमारे पास, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड का। इसमें से ग्राउंड पे तो हम सेल्फ रहते हैं, फर्स्ट को हमने लेट आउट कर रखा है और सेकंड को भी लेट आउट कर रखा है, तो क्या हम ये माने कि एक ही घर है और पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हमने ले रखा है? नहीं। बोलो क्या यह माने कि एक ही घर है और हमने पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है? नहीं, ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट और लेट आउट पोर्शन टैक्सेबल होगा। अरे भाई एक्चुअल में दे दिया तो टैक्स तो लगेगा ही ना। गवर्नमेंट ने ये थोड़ी कहा है कि आप एक घर को किराए पे भी दोगे तो हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने ये थोड़ी कहा है कि एक घर आपके पास है और अगर आप उसे किराए पे दोगे तो हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने तो ये कहा ना कि अगर खुद के रहने के लिए काम में लोगे तो टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। और मैंने पहले स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस दिन भी बताया था कि एक घर है और उसको भी अगर लेट आउट कर दिया है तो टैक्सेबल होगा। एक्चुअल इनकम को तो हम छोड़ेंगे क्यों? हम तो तब छोड़ रहे थे जब आप खुद रह रहे थे और आपको इनकम हो ही नहीं रही थी। बोले सही बात है कि ऐसे तो सारे लोग टैक्स से बाहर हो जाएंगे ना, कि 2 घर ले लेंगे उन्हीं को किराए पे भी दे देंगे तो बोलेंगे सब 2 घर तो आपने बोला था छूट है। छूट तब भी है जब आप खुद रहते हैं, किराए पे देने के बाद कोई छूट नहीं। ओके, ठीक है।
प्रॉपर्टी रिमेन वेकेंट होल ईयर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, कि भाई आप का घर है जयपुर में, ठीक है, और आप जॉब करते हैं मान लीजिए अजमेर में, तो अजमेर में ही रहते हैं फिर आप तो इसकी वजह से आप जयपुर वाले घर को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे तो क्या हम इसे डीम टू बी लेट आउट मान लें? मकान खाली पड़ा है, आप उसमें नहीं रह रहे, रहने की वजह जॉब है आपकी, तो क्या गवर्नमेंट उसे लेट आउट मान ले? तो कहा नहीं। अगर जॉब की वजह से आप अपने मकान में नहीं रह पा रहे हैं तो उसे भी आप सेल्फ ऑक्यूपाई ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं तो रहना चाहता हूँ या रहूंगा पर जॉब की वजह से मैं नहीं रह पा रहा, तो उस घर को सेल्फ ऑक्यूपाई ट्रीट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। पॉइंट आता है को ओनरशिप का, और सेक्शन इसका कवर करता है हमारा 26। ध्यान रखना सेक्शन 26। को ओनरशिप समझते हैं क्या होती है, पता है किसी को? को ओनरशिप का मतलब पता है क्या किसी को? ओनर एक से ज्यादा हो, हाँ बिल्कुल। अगर एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर हैं तो उन्हें को ओनरशिप में बोला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं। एक घर है, 2 फ्लोर है, ग्राउंड एंड फर्स्ट, ये मिस्टर ए का है, ये मिस्टर बी का है, मतलब या फिर ऐसे ले लो कि इस घर के 2 मालिक हैं, 2 ओनर हैं, ए एंड बी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन कैसे होगी? क्या ए अपने हिस्से की अलग करेगा, बी अपने हिस्से की अलग करेगा, या पूरे घर की एक साथ होगी, बाद में इनकम बट जाएगी? तो देखो ध्यान से क्या है पॉइंट। अगर ये घर लेट आउट है, अगर ये घर लेट आउट है तो कैलकुलेशन कर लो इसकी एज ए सिंगल प्रॉपर्टी, और फिर जो इनकम आती है उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए और बी में। बताओ कोई दिक्कत है? अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट है, किराए पे है, तो इसकी पूरी कैलकुलेशन एक साथ कर लो और फिर जो भी इनकम आती है उसको आपस में बांट लो। बोलो भाई फटाफट रिप्लाई करो, बाकी लोग कहाँ गए? ठीक है। अगर यही प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती, यही प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती कि एक में ए रहता है और एक फ्लोर पे बी रहता है, तो क्या हम इसकी कैलकुलेशन एज ए सिंगल प्रॉपर्टी करते या अलग अलग करते? बताओ। अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ होती दोनों के लिए तो हम कैलकुलेशन एक करते या अलग अलग करते? क्यों? कुछ कह रहे हैं अलग, कुछ कह रहे हैं सिंगल। रीजन बता सकते हैं अलग करने का? ए की कैलकुलेशन अलग, बी की कैलकुलेशन अलग, रीजन बता सकते हैं? अलग करने का रीजन या एक करने का रीजन? जिन्होंने एक कहा वो एक का रीजन बता दो, जिन्होंने अलग कहा वो अलग का रीजन बता दो।
बोलो भाई फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दोनों लोग खुद रहते हैं, को ओनर्स, तो कैलकुलेशन एक साथ करके इनकम बांटेंगे या अलग अलग होगी? और अलग अलग होगी तो क्यों होगी? रजिस्ट्री भी अलग अलग हुए होंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी अलग अलग हुए होंगे। को ओनरशिप में रजिस्ट्री अलग अलग हो ऐसा जरूरी नहीं है। परचेजर दो हो सकते हैं, सेलर एक हो सकता है, या सेलर दो हो सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आती। सुनो, कैलकुलेशन अलग अलग होगी, नो डाउट, ठीक है, जस्ट सेपरेट होगी बिकॉज सेल्फ वगैरह पोर्शन है, ठीक है। देखो अलग होगी, क्यों होगी अलग? रीजन ये है कि हमें कहा गया कि 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट की आप छूट ले सकते हैं। वो 2 लाख रुपए की जो लिमिट है वो एक घर पे 2 लाख है या एक इंसान पे 2 लाख है, ये समझना जरूरी है। अगर वो कैलकुलेशन, वो जो लिमिट है 2 लाख की लोन की, अगर वो एक घर पे 2 लाख है तो आपसे एक साथ कैलकुलेशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ये घर पे नहीं है, ये 2 लाख की छूट हर एक इंसान को मिलती है, ठीक है। तो अगर अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे तो ए भी 2 लाख तक की छूट ले सकता है और बी भी 2 लाख तक की छूट ले सकता है, ठीक है। इसलिए दोनों अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे ताकि दोनों लोग अपने 2 लाख रुपए की लिमिट का फायदा उठा सकें। बेटा ये जो आप कोई भी जवाब दे के चुप हो जाते हैं, है ना, जब आपसे पूछा जाता है क्यों क्यों वाई, तो आप एकदम चुप हो जाते हैं, ठीक है। आई थिंक ये गलत है, बाकी आपको जो बेटर लगे, आई थिंक ये गलत है। बातें डिस्कस करने से ज्यादा याद होती है, पूछने से या बताने से ज्यादा याद होती है, ठीक है। सिर्फ किसी ने तुक्का मार दिया कि हाँ ये होगा और फिर क्यों तो बोला पता नहीं सब, तो वो चीज सही नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन 25A जो बात करता है अनरियलाइज्ड रेंट। अब आप बात करेंगे, हम कहेंगे कि सब अनरियलाइज्ड रेंट की बात तो पहले ही हो चुकी है। अनरियलाइज्ड रेंट वो होता है जो हमारा किराया डूब गया, जो हमें वसूल नहीं हो पाए। पर यहाँ पे बात हम अनरियलाइज्ड रेंट की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड की बात। इसका मतलब कि हमारा पैसा जो डूबा था वो हमें वापस मिल गया है, वो हमें वापस अगर मिल जाए तो क्या हो। तो ध्यान से सुनो, जो पैसा हमारा डूबा था अगर वो हमें वापस मिल जाता है, तो जब डूबा था तो हमने उसे खर्चा माना था और लेस किया था एक्चुअल रेंट में से, किया था क्या? जब हमारा पैसा डूबा था तो हमने उसे खर्चा माना था और लेस कर दिया था अनरियलाइज्ड रेंट में से। तो जब ये पैसा मिलेगा तो क्या हम इसे इनकम मानेंगे? यस, हम इसे इनकम मानेंगे। सवाल ये है कि इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या हम इसे एक्चुअल रेंट में जोड़ दें? तो सवाल जवाब है नो, आप इसे कहीं ऐड नहीं करेंगे, आप इसे सेपरेट शो करेंगे। मतलब पूरी
एचपी की इनकम निकालने के बाद नीचे अलग से लिखेंगे अनरियलाइज रेंट रिकवर, अनरियलाइज रेंट रिकवर, ये अलग से लिखेंगे और इसमें से लेस करेंगे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, जो वहां पे करते हैं ना 30%, कि अगर ये उस टाइम पे एक्चुअल रेंट में जुड़ा होता तो उसमें से भी तो 30% मिलता, तो अभी भी इसमें से 30% छूट मिलेगी। अनरियलाइज रेंट रिकॉर्ड जितना मिला है उसमें से 30% डिडक्शन दे दो, जो अमाउंट बचेगा वो हो जाएगा टैक्सेबल। बोलिए आगे बात समझ में? ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट इसी में एक और पॉइंट आता है एरियर ऑफ रेंट। क्या अनरियलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट एक ही है? क्या अनरियलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट एक ही होता है? तो अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या है? अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या है? कर सकता है कोई? वो देना नहीं चाह रहा रेंट, जो कभी नहीं मिलेगा। नहीं देखिए एरियर ऑफ रेंट का मतलब ना तो ये है कि जो कभी नहीं मिलेगा, एक जो हमें मिला नहीं है, मिली नहीं है, नहीं सुनिए गलत चले गए आप। एरियर ऑफ रेंट का मतलब क्या है? आप दो वर्ड को मिक्स कर रहे हैं, एरियर एंड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो एरियर हमें मिल गया, जो एरियर हमारा ड्यू हो गया, जो हमें मिला नहीं, जो रेंट हमारा ड्यू हो गया हमें मिला नहीं, ठीक है, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। एरियर का मतलब क्या है? सुनो ध्यान से, अगर रेंट इंक्रीज होता है, रेंट इंक्रीज फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेंट इंक्रीज होता है विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब पुरानी डेट से अगर रेंट बढ़ा दिया जाए, ऐसी डेट से रिलेटेड रेंट जो आज पहली बार ड्यू हुआ है, पहले ड्यू ही नहीं था। अरे सुन तो ले पहले, रिपीट की बात तो बाद में, पहले पूरी बात तो सुन ले। ठीक है, तो ऐसा रेंट जो पहली बार ड्यू हुआ है आज, जो पहली बार ड्यू हुआ है आज से पहले ड्यू ही नहीं था, मतलब हमें लेना ही नहीं था आज से पहले। कैसे? आप मान लीजिए कि आपका रेंट है 10,000 रुपए। अरे आगे का सुन लो, तुम सब समझ में आ जाएगा। मैं एक चीज के 3-4 एग्जांपल देता हूँ, पहले बात तो पूरी सुन लो, टॉपिक खत्म हो जाए, फिर नहीं समझ में आए तो बोलना, रिपीट कर दो। ओके, तो आपका रेंट है 10,000 पर मंथ। अब सुनना ध्यान से, 1 जनवरी 2016 से यही कहानी चल रही है। 1 जनवरी 2017 को आपके मकान मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारा किराया बढ़ाऊंगा, ठीक है, और मैं बढ़ा के इसको कर दूंगा मान लो 12,000 रुपए पर मंथ। आपने कहा नहीं अंकल ऐसे मत करो, रहने दो, ऐसे मत करो प्लीज, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो बढ़ाऊंगा। तो लास्ट में बात हुई कि चलो देखते हैं, एक बार तो रहने दो, फिर देखते हैं कितना बढ़ाना है, क्या करना है। ठीक, तो आप अभी 10,000 ही पे करते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई बात इस पे हुई नहीं, चलता रहा मामला, ऐसे चलता रहा कि कर लेंगे बात कर लेंगे, ठीक है। 2019-20 में जाके ये चीज फाइनलाइज होती है, 2019-20 में जाके ये चीज फाइनलाइज होती है कि बताओ अब क्या करना है इसका।
ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या 11,000 पे बात फाइनल हो सकती है? क्या दोनों जने बैठ के कह सकते हैं कि ना 12 ना 10, 11,000 पे फाइनल कर लेते हैं? चलो, कि ना 12 करेंगे, आप 12 कह रहे थे, मैं 10 कह रहा था, चलो 11 पे फाइनल कर लो। ठीक है, ये जो 11,000 का किराया, ये कब से बढ़ाया जाएगा मुझे बताओ? क्या 19-20 से बढ़ाया जाए या 1-1-17 से बढ़ाया जाए? ये 11,000 का जो रेंट है, ये कब से लेगा मकान मालिक? 1-1-17 से लेगा जोड़ के, या फिर 19-20 से लेगा? 1-1-17 से लेगा। अप्रैल क्यों लिखा है नवीन? अप्रैल की तो कोई डेट ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 1-1-17 से लेगा, बिल्कुल। ये लो जी, यहाँ से ले लेगा, और जितना यहाँ तक का इकट्ठा हो गया इस पीरियड का, वो तो एक साथ ले लेगा, और आगे वाला महीने के महीने ले लेगा। बोलो ठीक है, जो यहाँ तक का पैसा इकट्ठा हो गया ना 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, क्या वो तो एक साथ ले लेगा कि भैया इतने टाइम का 1,000 के हिसाब से जो भी महीना बनता है टोटल वो तो दे दो, और बाकी पैसा अगले महीने फिर 11,000 देते रहना। तो ये जो अमाउंट है ना, ये इसे कहते हैं एरियर। इसे क्या कहते हैं? एरियर। क्योंकि क्या आज से पहले उनके पास 10,000 से ज्यादा लेने का राइट था? जब तक सेटलमेंट नहीं हुआ था, जब तक सेटलमेंट नहीं हुआ था, क्या 10 से ज्यादा लेने का राइट था? नहीं था। और आज सेटलमेंट होते ही 1,000 रुपए लेने का राइट और आ गया। तो क्या ये 1,000 रुपए आज ड्यू हुए हैं? ये 1,000 रुपए आज ड्यू हुए हैं क्या? बोलिए, ये 1,000 रुपए आज ड्यू हुए हैं क्या, जिस दिन सेटलमेंट हुआ है? ओके, लास्ट पॉइंट, लैंडलॉर्ड ने आज तक अपनी इनकम में 10,000 रुपए शो किए होंगे या 11,000? ये बता दो। लैंडलॉर्ड ने जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी होगी, 10,000 का रेंट शो किया होगा या 11,000 का आज तक? 10,000। इसका मतलब ये 1,000 रुपए आज तक टैक्सेबल नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, ये 10,000 रुपए आज तक टैक्सेबल नहीं हुआ है, तो इसको हम फिर आज टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, तो सेम तरीका, एरियर ऑफ रेंट कितना मिला वो लिख लो, और माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, जैसे वहां किया था वो कर दो, तो ये हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब अनरियलाइज रेंट अलग है, एरियर ऑफ रेंट अलग है, पर दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। ठीक है, ऐसा जनरली वहां होता है जब कोर्ट केस चल रहा होता है ना, तो वहां पे होता है कि कोर्ट डिस्प्यूट चल रहा है कई सालों से, कोर्ट पुरानी डेट से इंक्रीज करता है, तो वो एरियर ऑफ रेंट बन के बाहर आता है। इज दैट क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में एरियर ऑफ रेंट दे रखा हो या अनरियलाइज रेंट रिकवर दे रखा हो, दोनों को ही आप अलग से नीचे शो करेंगे और 30% काट के टैक्सेबल कर देंगे। दैट्स इट। बोलिए भाई, किसी के कोई भी डाउट है तो आप बोल दो। नवीन अब बोल दो अगर समझ में नहीं आए तो। एरियर ऑफ रेंट का मतलब ऐसा रेंट जो कि प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड है, जिसका आज तक टैक्सेशन नहीं हुआ है क्योंकि उसका टाइम निकल चुका था। तो आज हम उसका टैक्सेशन करेंगे, इसलिए हम उसे आज एरियर ऑफ रेंट कहते हैं। और उसके टैक्सेशन के लिए हमें 30% का डिडक्शन काटना है, और जो बैलेंस बचेगा उसे टैक्सेबल कर देना है। चलिए।
क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक बार पढ़ के देखो, आप कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ के देखो एक बार। मिस पारो हैज ए हाउस प्रॉपर्टी हैविंग टू सेपरेट यूनिट्स, ए 40% यूनिट और बी 60% यूनिट। ए इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो ए की कैलकुलेशन तो एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड करनी है, और बी लेट आउट है तो बी की कैलकुलेशन एज ए लेट आउट करनी है। ठीक है। किराया है 3000 रुपये महीना, और बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख रुपए दे रखी है, फेयर रेंट 1,20,000 दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 2 लाख रुपए, तो सारी चीजें दे रखी है। बताओ क्या हो जाएगा आराम से या नहीं हो? बोलिए, कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो ठीक है, फिर इसको होमवर्क में लिख लो। छोटा सा क्वेश्चन है, पर ध्यान रखें कि जब हम लेट आउट पोर्शन की कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, तो सारी चीजें 60% लेनी है। म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, सब 60% लेना है, क्योंकि 60% हिस्सा ही क्या है, लेट आउट है। ये सारी चीजें एनुअली दे रखी है, मतलब कंप्लीट प्रॉपर्टी की दे रखी है, तो आपको इनको 60% लेना है, ध्यान रखना इसको। ओके, ठीक है। 18 देख लो, चलो मैं करवा देता हूँ। 18 कह रहा है मिस्टर राणा used his house property for self-occupied till 1st August 2019 and let out the same for remaining period for rent of rupees 6,000. Compute his income from the house property. बताओ, एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे कैलकुलेशन या एज ए लेट आउट करेंगे? कैलकुलेशन एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे या लेट आउट करेंगे? अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने लेट आउट सेल्फ रहा, और उसके बाद लेट आउट कर दिया, तो कैलकुलेशन लेट आउट करेंगे या सेल्फ करेंगे? बिल्कुल लेट आउट करेंगे, क्योंकि हमने कहा था ना, एक भी दिन किराए पे दे दिया तो कैलकुलेशन फिर एज ए लेट आउट ही होगी। तो अब तो कॉन्फिडेंट रहो इतना पढ़ने के बाद कि क्या होगा, फटाफट जवाब दिया करो। म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, फेयर रेंट 80,000, विच एवर इज हायर तो 1 लाख, फिर स्टैंडर्ड रेंट कितना है 96,000, विच एवर इज लेस, ये आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, कितना आ गया 96,000। बोलिए ओके है, ठीक है। अब आ जाइए बी पार्ट पे, तो लिखेंगे एक्चुअल रेंट। बोलो 8 महीने का लिखना है या 12 महीने का लिखना है? 8 महीने का लिखना है या 12 महीने का लिखना है? फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो। 12 महीने का लिखना है, बताया तो था कि जब वैकेंसी ना हो तो आपको 12 महीने का रेंट लिखना है, बताया था नहीं बताया था? क्या मकान खाली रहा है? क्या मकान खाली रहा है, कहीं लिखा है? तो फिर आप फॉर्मेट याद करो हमारा, कि अगर मकान खाली नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो हम एक्चुअल पीरियड का लिखते हैं या पूरे 12 महीने का लिखते हैं? बताओ, दोबारा सोच के बताओ। आंसर देख के अगर आप आंसर कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। अगर आप बुक का आंसर देख के मुझे आंसर कर रहे हैं तो बेटा फिर इसका मतलब आपने कुछ सीखा नहीं है। 12 महीने का करेंगे, बिल्कुल ठीक है। बोलो भाई, बाकी लोग फटाफट बोलो। सिर्फ
चीजें चलती रहे, हाँ 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 हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बातें समझ आनी चाहिए। क्या इतने क्वेश्चन करने के बाद, मतलब 18 में हम हैं और 17 करने के बाद भी आपको ये डाउट होना चाहिए क्या कि एक्चुअल रेंट 12 महीने का लेंगे या 8 महीने का? बोलो, क्या ये डाउट होना सही है आपको? तो फिर क्यों हो रहा है ये डाउट? क्या रीजन है इसका? आपको आता नहीं है या फिर कंसंट्रेशन नहीं है? सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड 4 महीने का, तो फॉर्मेट वही लेके चले, उसको गड़बड़ ना करें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारा ARR, कितना आ गया? 48,000 एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब लेते हैं हम ए और बी में से विच एवर इज हायर, ठीक है, जो कि होगा 96,000। तो ये आ जाएगी हमारी GAV। इसमें से लेस करेंगे हम म्युनिसिपल टैक्स, कितना है? 16%। और परसेंट किसका होता है हमेशा? परसेंटेज किसका निकालते हैं हमेशा? अगर म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में है तो किसका परसेंटेज निकालते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू का। तो इसलिए हो गया 16,000। तो NAV बच जाएगी हमारी 80,000। लेस कर देंगे SD 30%, 24,000 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है? 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, तो ये हो गया 34 और ये आ जाएगा 46। बोलिए, आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। देखो, अच्छा मुझे पहले ये बताओ, ये HP का चैप्टर कैसा है? मुश्किल है या इजी है? HP का चैप्टर मुश्किल है या इजी है? इजी है। फिर भी इसमें गलती होती है? बताओ, फिर भी गलती होती है क्या? फिर भी गलती होती है क्या आंसर निकालते टाइम पे?
हाँ जी, आवाज आ रही है? ऑडियो आ रहा है क्या?